नमस्कार, दो टूक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीमा पराशर और ज्वलंत मुद्दों के साथ आज एक मुद्दा सबसे ज्यादा ज्वलंत रहा और वो था संसद का शीतकालीन सत्र जो कि आज से शुरू हुआ। प्रधानमंत्री ने कई अहम बातें बोली और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा विपक्ष को कि भाई कुछ काम करना चाहिए अब सदन में, संसद में, क्योंकि हर बार हम देखते हैं कि संसद का जो सत्र है वो ऐसे ही वॉश आउट हो जाता है क्योंकि ड्रामा कर रहा है विपक्ष, हंगामा कर रहा है विपक्ष। मकसद क्या है इसके पीछे, ये भी नसीहत दे डाली। लेकिन सबसे अहम बात ये रही, प्रधानमंत्री ने बिहार की याद दिला दी विपक्ष को और प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भाई बिहार की जो हार है ना, वो कुछ एक दो दल हैं जो पचा नहीं पा रहे हैं। बस इतनी बात प्रधानमंत्री ने बोली थी कि आग लग गई और विपक्ष को मिर्ची भी लगना तय ही था। इन सब के बाद विपक्ष की तरफ से भी बयान आए, उन्होंने कहा कि भाई हम तो एसआईआर पर चर्चा चाहते हैं, सरकार वो भी मान गई। वंदे मातरम पर बात की, वो भी मान गई सरकार। हर बात को लेकर तो अपनी मनचाही बातें जो है वो बनवा रहा है ना विपक्ष। लेकिन उस सब के बीच ड्रामा बंद नहीं हुआ और ड्रामा तब शुरू हुआ जब एक स्ट्रीट डॉग यानी सड़क पर चलते हुए कुत्ते को लेकर के रेणुका चौधरी आ गई संसद के अंदर अपनी गाड़ी में बिठाकर। और जब इस पर सवाल खड़े हुए, क्योंकि सिक्योरिटी लैप्स था ना ये तो, और जब इस पर सवाल खड़े हुए और उनसे सवाल पूछे गए तो उन्होंने तो एक बड़ी बात कह दी। उन्होंने सबकी तुलना, जितने सांसद है, जितने जनप्रतिनिधि हैं, सबकी तुलना कर दी कुत्तों से और उन्होंने कहा कि ये तो फिर भी बेजुबान है, लेकिन असली जो काटते हैं वो तो अंदर बैठे हैं। जाहिर है बीजेपी ने इस मुद्दे को अब बड़े पैमाने पर आगे बढ़ाने की तैयारी कर ली है और इसको निंदा के तौर पर लिया भी जा रहा है, हालांकि अभी भी डिफेंड किया जा रहा है। तो आज जरा चर्चा इसी पर करेंगे, ये जो ड्रामेबाजी है ये बंद क्यों नहीं हो रही है विपक्ष की, और इस ड्रामेबाजी के बीच में क्या बिहार की हार इतनी ज्यादा सिर पर चढ़ी हुई है, उससे नहीं निकल पा रहा है विपक्ष, तो संसद के सत्र में अपनी वो बौखलाहट छिपाने की या उसको दिखाने की भी कोशिश हो रही है। क्योंकि टूट तो पड़ ही गई है इंडिया अलायंस में, पूरी तरह से बिखर गया है। उद्धव गुट एक तरफ हो गया है, तृणमूल कांग्रेस ने अपना नाता तोड़ लिया है, राहुल गांधी के नेतृत्व पर सवाल है, अखिलेश यादव अलग एजेंडे पर काम कर रहे हैं। तो इस सब घाल मेल के बीच आखिर जनता की गाढ़ी कमाई का जो पैसा है वो कब तक इन सांसदों की जो ये हंगामा है, जो ड्रामा है, उसकी भेंट चढ़ता रहेगा। चलिए इसी से शुरुआत करेंगे। जरा पहले वो बयान और वो तस्वीरें देखते हैं, उसके बाद मेहमानों का रुख करेंगे। इस नई पीढ़ी के अनुभव सदन के माध्यम से राष्ट्र को भी लाभान्वित करेंगे और इसलिए मेरा आग्रह रहेगा कि हम ड्रामा करने के लिए जगह बहुत होती है, जिसको करना है करते रहें। यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं वो पूरा देश खाली पड़ा है। यहां तो नारे नहीं, नीति पर बल देना चाहिए। ये प्रश्नकाल है, प्रश्नकाल के अंदर नारेबाजी, तख्तियां सदन के अंदर नियोजित तरीके से बातचीत ठीक नहीं है। The election situation or the SIR, these are huge issues. Let's discuss them. What is Parliament for? Let's discuss them. Let them have a discussion. It's not drama. Speaking about issues, raising issues is not drama. Drama is not allowing discussion. Drama is not having a democratic discussion about issues that matter to the public. मल्लिका अर्जुन खड़गे अपने टीम के डायरेक्टर नहीं है, डायरेक्टर उनके टीम का युवराज। ये लोग एक्टर हैं, ऐसे एक्टर हैं जो अब पार्टी को भी शर्मसार कर रहे हैं, देश को भी इन लोगों के कारण शर्मसार होना पड़ा। विपक्ष कभी ड्रामा नहीं करता। विपक्ष ड्रामा करने वालों को रोकता है कि आपने जो मैनिफेस्टो में जो बातें कही हैं उन बातों को पूरा करिए। बिहार की बात भूल जाइए, बिहार अलग चुनाव था। यूपी में जो दिखाई दे रहा है या वेस्ट बंगाल में जो दिखाई दे रहा है वो यही दिखाई दे रहा है कि बीजेपी की रणनीति है कि जिन बूथों पर विपक्ष जीता है उन बूथों पर सबसे ज्यादा वोट काटा जाए। ये जगह जनता का पैसा लगता है, हजारों करोड़ रुपए खर्च होते हैं यहाँ पर डे। यहाँ आपके नाटक ना करें, हार गए एक्सेप्ट करें, हारें, अपनी हार पर चिंतन करें, बाउंस बैक करने की बात करें। आपने 20 लाख जोड़ दिए, जिसमें से 5 लाख ने तो फॉर्म में जमा नहीं किया, उनके नाम आपने कैसे जोड़ दिए? कमजोरी हमारी ये है
कि कांग्रेस पार्टी को जो जमीन पर फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। जितना ये हारते जा रहे हैं उतने ही ये बौखलाते जा रहे हैं। कांग्रेस की और इन बाकी दलों की ये हालत हो गई है कि अब ये बिल्कुल जो है एक छटपटाने पे आ गए हैं। प्रधानमंत्री बाहर बहुत जोरदार तकरीर करके आए और अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और हमारे ऊपर भी बहुत इनडायरेक्टली हमला किए, लेकिन उसका जवाब तो हम मुंहतोड़ यहाँ पर देंगे। आप लोगों ने भूतपूर्व उपराष्ट्रपति को, भूतपूर्व चेयरमैन को जिस भाषा का इस्तेमाल करके आप लोगों ने जो अपमान किया, आप क्या वो भूल गए? आप लोग खुद सोचिए कि चेयर का गरिमा को आप लोगों ने कितना तार तार किया है और आज आप यहाँ ध्यान देने का काम करते हैं। तो इस सब के बीच आपने सुन लिया ना दिग्विजय सिंह ने क्या कहा कि भाई कमी तो अपने अंदर ही है, हम लोग ग्राउंड वर्क नहीं कर पाते हैं और हमारे कार्यकर्ता जमीन पर नहीं जाते हैं और उसी की वजह से खामियाजा भुगतना पड़ता है। खुद कांग्रेस के नेता जो इतने सालों से कांग्रेस में है, अगर वो चिंतन करने को तैयार बैठे हैं और आला कमान को बता भी रहे हैं, तो फिर ठीक रहा चुनाव आयोग, एसआईआर, सरकार, इन सब के सिर पर रखकर क्यों फोड़ा जा रहा है? तभी तो मैंने कहा कि क्या ये बौखलाहट है और उससे मुंह छुपाने का एक तरीका है। चलिए जरा खास मेहमानों का रुख करते हैं। हमारे साथ 4 खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए अजय वर्मा जी जुड़ गए हैं, नेता कांग्रेस पार्टी। हमारे साथ राधिका खेड़ा जी जुड़ गई हैं जो कि प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। महेश दास जी जेडीयू का पक्ष रखने के लिए साथ में, और अशोक यादव जी हमारे साथ में हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। अजय वर्मा जी, क्या ये बौखलाहट छिपाने का ही तरीका है? क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया और फिर संसद में भेजा, लेकिन संसद चलने नहीं देंगे और फिर कुत्ता लेकर आ जाएंगे, उसको भी डिफेंड करेंगे। देखिए रीमा जी, एक स्वर्गीय अरुण जेटली साहब इनके नेता थे और पार्लियामेंट में बहुत एक्टिव रहते थे। जब हमारी सरकार थी 4 से 9 और 9 से 14 के बीच, तो उन्होंने कहा था कि ये संसद चलाने का काम, संसद चलने का काम सरकार का होता है, विपक्ष का नहीं होता। यहाँ उल्टी परंपरा, गंगा उल्टी बह रही है। सवाल सरकार से पूछो तो सरकार जवाब तो देती नहीं है, उल्टा सवाल पे सवाल। तो इस लोकतंत्र में मैं माननीय मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि डी फॉर डेमोक्रेसी और डी फॉर डिक्टेटरशिप और डी फॉर ड्रामा, तो ये आप जो ड्रामा शब्द इस्तेमाल करते हैं, ये प्रधानमंत्री के पद के अनुरूप नहीं है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व गुरु हैं, आप किसी छोटी कंट्री के नहीं है, बड़ी कंट्री के प्रधानमंत्री हैं और आप भारत को नई ट्रिलियन में लाके आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन जब शब्दों की शब्दावली आती है तो फिर वो कट्टा, पट्टा, मंगलसूत्र छीन लेंगे, मुजरा करा देंगे, मित्रों, ड्रामा। देखिए, ड्रामा के जो राजा हैं उनसे अगर पूछा जाए कि भाई ये संसद में है तो बुद्धिजीवी लोग आते हैं, अब कहाँ आप तो डिक्टेटरशिप मत करिए, यहाँ डेमोक्रेसी है और ड्रामा मत करिए। ड्रामा से किसे फायदा है, पूरे लोगों को पता है कि जब साधना होती है तो फोटोग्राफी का ड्रामा होता है, जब कहीं किसी मंदिर में जाते हैं तो गवर्नर और मुख्यमंत्री को हटा के आगे से उसका ड्रामा चलता है प्रधानमंत्री के लिए। तो मैं इस तरह की जनता बताती रहती है। मैंने इनसे पूछा, भाई ये बताइए, जो 30 से ज्यादा बीएलओ जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो सुसाइड कर चुके हैं, इसकी जिम्मेदारी सरकार की है किसकी है? एसआईआर पर हम सवाल पूछ रहे हैं, एसआईआर पर हम चाहते हैं कि चर्चा करें। ठीक है। तो आपको अगर ना कर ना डर, चलो सुन लीजिए, ना कर ना डर, तो उसका जवाब दे दीजिए। आप जवाब देना तो बहुत दूर है, उसे ड्रामा और करार करते हैं। आपने कोई अपना रोड मैप बताया कि हमने कितने लोगों को रोजगार दिया? हम आने वाले कल में जीएसटी के लिए जो देश सबसे ज्यादा कर्जदार हो चुका है, 2,55,000 करोड़। नहीं, अब आप सुनेंगी नहीं। अरे सर, इतना लंबा थोड़ी ना बोलोगे। आपने इतनी बढ़िया बात बोल दी एक कि जनता ने आपको बताया। मुझे तो यही सुनकर बहुत अच्छा लग गया कि कांग्रेस के नेताओं को जनता बता रही है कि एक्चुअली चल क्या रहा है। लेकिन आप तक लगता है जनता सही से नहीं बता पा रही है, क्योंकि फिर भी कांग्रेस हार रही है। लेकिन अगर आप जनता के बीच जा रहे हैं और जनता आपको ये बता रही है कि चल क्या रहा है और तब भी नहीं आपको पता लग पा रहा है, ये मेरे लिए सोचने वाली बात है। फिर रीमा जी थोड़ा सा सुन लीजिए, 30 सेकंड और फिर आप ट्रिबुल 10 सेकंड। आपने नहीं 30 सेकंड बस। आपने कहा कि जनता आपकी सुन नहीं हार रही है। इस देश में 145 करोड़ लोग हैं
और जिसमें से 14 करोड़ से 15 करोड़ लोगों ने वोट देकर एलओपी बनाया है कांग्रेस के नेता को, श्री राहुल गांधी जी को, कांग्रेस के एक वर्कर के बीच में से उठा के। ठीक है, और देश में जी कोई चीज होती है फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट नरेंद्र मोदी जी है, सेकंड हम है, चूंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। कोई भी मेडल कहीं लाता है, देश में प्रतियोगिता होती है, तो फर्स्ट सेकंड की वैल्यू होती है। मुझे ये बताइए, आपने कह दिया कि बार बार हार रहे हैं, डीडी न्यूज में 5,000 कर्मचारी होंगे, 10,000 कर्मचारी होंगे, 20,000 कर्मचारी होंगे, इन सबको मेहनत करने के बाद और आप जैसी योग एंकर आने के बाद भी आपका जो चैनल है उसमें फर्स्ट सेकंड में तो कहीं आता नहीं है। वो 8वें 10वें 12वें नंबर के बाद क्यों आता है? जब आप 10,000 या 20,000 का इतना मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आप 14 करोड़ लोगों पे क्वेश्चन उठा रहे हैं जिनका देश की आजादी में योगदान रहा, जिनके 2-2 प्रधानमंत्री शहीद हो गए। अपने बारे में भी जरा आप बता दिया करें कि आप कितना झूठ बोलती है और क्या दिखाना चाहती हैं। तो जब आप 10-20 हजार लोगों के बाद भी आप 12वें नंबर पे, पहले दूसरे पे नहीं आते हैं, तो फिर योग्यता पे क्वेश्चन मार्क तो सबकी पे ही उठेगा ना। मुझे ये तो उठना ही है। थैंक यू सो मच अजय जनता वर्मा। पूछ रही है 10वें 12वें 13वें 14वें नंबर के चैनल को आप रात के 10 बजे बैठ करके इतना समय दे रहे हैं, इसके लिए मैं अपना शुक्रिया अदा करती हूँ। एक तो आपके ऊपर, और दूसरा ये कि अब नंबर 1 नंबर 2 चैनल शायद आपको भाव नहीं दे रहे हैं, इसीलिए आपको नंबर 12 13 चैनल पे आना पड़ रहा है रात को 10 बजे अपनी नींद खराब करके। नहीं सुन लीजिए, लेकिन सुनिए सुनिए एक सेकंड भाई सुनिए अजय वर्मा जी अब रुकिए। और दूसरी बात ये कि आज फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, बिना पढ़े लिखे आप आज फिर चैनल पर आकर बैठ गए। मुझे हमेशा इस बात का अफसोस होता है, और इस बात का मतलब मुझे लगता है कि आज के शो में तो कम से कम अजय वर्मा पढ़ लिख कर आएंगे, कुछ रिसर्च करके आएंगे। पूरा दिन खत्म हो गया, 10 बजे शो होता है, तब भी आज आप पढ़ के नहीं आए। आपको पता ही नहीं एसआईआर पर सरकार ने बहस के लिए, चर्चा के लिए हामी भरी हुई है और कह दिया है कि जब आप चाहते हैं तब हम चर्चा करेंगे। फिर आज आप अनपढ़ों की तरह आकर बैठ गए हैं और नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3 चैनल कौन सा है इसकी टीआरपी की रेस में घुसे हुए हैं आप। दिखाने का या आपके चैनल पे आने का, सॉरी ये देखिए अब वॉकआउट कर जाएंगे। कर लीजिए अजय वर्मा जी, यही तो तरीका आता है आपको, और एलओपी आपके नंबर 2 को, करी थी आपके नाम की वजह से। नंबर 2 को यही तरीका आता है, इसी तरह से हिट एंड रन अजय वर्मा, हिट एंड रन कर दिया आपने, दिखा दिया आपने फिर वही अपना चेहरा कि बोलो और निकलो, राहुल गांधी की तरह गायब हो गए, अब सिर्फ हाथ दिख रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना हमारे चैनल को फर्क पड़ता है, क्योंकि कम से कम पढ़ लिख कर आते अजय वर्मा, कुछ कंटेंट लेकर आते, लेकिन पहले बोलो और चले जाओ। और फिर सदन में भी यही होता है, पहले बोलो और जब प्रधानमंत्री शुरू करें, गृह मंत्री शुरू करें अपनी बात रखना, तो भाग जाओ एकदम। पता नहीं ऐसे भगौड़े क्यों बन चुके हैं कुछ लोग और कुछ नेता, उनके बारे में सोचना चाहिए। राधिका खेड़ा जी, ये ड्रामा शब्द से इतनी आपत्ति हो गई, अभी तो आपने ड्रामा यहाँ देख ही लिया अजय वर्मा का, तो ये तो सदन भी नहीं है, ये तो संसद भी नहीं है, लेकिन यहाँ भी ऐसा ड्रामा करके जाना और ड्रामा शब्द से आपत्ति। अब ये लेकिन मतलब ड्रामा क्यों कहा सांसदों को? राजनीतिक बेरोजगारी किसे कहते हैं, और जनता ने जिनको राजनीतिक बेरोजगारी इतने सालों से दी हुई है उसका प्रदर्शन हम संसद में भी देखते हैं जब सत्र होता है, और आज आपके चैनल पे देख लिया। आज संसद का पहला दिन था रीमा जी, और विपक्ष ने पहले ही मिनट से साबित कर दिया कि वो लोकतंत्र में बिल्कुल विश्वास नहीं रखते। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश के सामने बिल्कुल साफ कहा, संसद ड्रामा के लिए नहीं है, नीति और डिलीवरी के लिए है। लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन की नीति से एलर्जी है और डिलीवरी से डर लगता है। ये वो लोग हैं जो राज्य में जब हारते हैं तो संसद में हंगामा करते हैं, जनता के सवालों से भागते हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला बोलते हैं। और आज ये हताशा इस कदर बढ़ चुकी है कि इतना घटिया चेहरा सामने आया है। कांग्रेस की जो सबसे बड़ी नेता है सोनिया गांधी जी, उनकी सबसे करीबी जो आज राज्यसभा सांसद है रेणुका चौधरी, वो संसद में क्या बोल डाली। उन्होंने कहा असली काटने वाले संसद में बैठे हैं, यानी 140 करोड़ लोगों के द्वारा चुने गए जो सांसद, सभी पार्टियों के, उनकी भी पार्टी के भी थे, सब होते हैं वहां पे अंदर। ये सिर्फ बयान सरकार पे या भाजपा पे नहीं है, ये सभी उन लोगों पर है जिनको वोट दे के अंदर बिठाया गया है। पूरे सांसदों पर जनादेश के ऊपर हमला है, बयान ये तंत्र पर नहीं, लोकतंत्र की आत्मा पर हमला है। और मैं फिर बोलूंगी, सोनिया गांधी की सबसे करीबी है, इसलिए उनको राज्यसभा भी मिली। तो ये कांग्रेस की जो असली मानसिकता है, जो सड़ान से भरी हुई है, या उनके प्रवक्ता हो जो ट्विटर पे प्रधानमंत्री जी को गाली देते हैं, या उनके सांसद हो जो पूरी संसद को ही गाली दे देते हैं, कुत्ते से कंपेयर करते हैं, कहते हैं वो काटते हैं। ये एक निराश और हताश
राजनीतिक बेरोजगार पार्टी की है और आपको चर्चा करनी है, जैसे आपने कहा चर्चा करने के लिए सब तैयार है, अब ये भाग गए इसी तरीके से जैसे जब ऑपरेशन सिंदूर पे कांग्रेस पार्टी ने और विपक्ष ने कहा कि हम चर्चा चाहते हैं, प्रधानमंत्री जी सदन में आए, क्या हुआ? वॉकआउट किया। आपने सवाल पूछा, क्या हुआ? इन्होंने कैमरे से उठ के भाग गए। भागना काम कायरों का होता है और ये वो लोग करने में बहुत नंबर 1 पे है। एक चीज में तो चलिए कम से कम नंबर 1 पे है, भागने पे। देखिए ना, संसद के अंदर फलस्तीन का बैग लेकर आ जाएंगी, लेकिन देश से जुड़ी बातों पर चर्चा करने के लिए बाहर चली जाती है। ये प्रियंका वाड्रा है जिनका आपने बयान सुनाया। तो इस देश के दुर्भाग्य है कि आज देश में एक सशक्त विपक्ष नहीं है। और एक कांग्रेस के प्रवक्ता भी आपके चैनल पर अरुण जेटली साहब का नाम लेकर गए थे कि जी संसद की तो ये प्रणाली है कि यहाँ पे विरोध होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना विरोध किया वो भी तब किया जब सीजी, तब 2G, कोल घोटाला, CWG घोटाला या शर्मा शेख में दिए गए डॉक्टर मनमोहन सिंह जी द्वारा एक शर्मनाक बयान आया था। तब हमने वहां पे संसद में हंगामा किया, सवाल पूछे, लेकिन उसके अलावा तो संसद बहुत अच्छे से चला। ये बता, अब तो खैर जवाब ही क्या आएगा, 11 साल में हम सबने देख लिया कि सिर्फ और सिर्फ देशवासियों का पैसा बर्बाद किया गया। कांग्रेस या तो उनको लूटती है या 1 रुपया जो दिल्ली से चलता था वो रख लिया जाता था और सिर्फ 5 पैसा 10 पैसा पहुंचाया जाता था, राजीव गांधी जी ने स्वयं कहा, या जनता का पैसा स्कैम के द्वारा रख लेती है, या जो जनता का टैक्स का पैसा है उसे ऐसे बर्बाद करती है। इसीलिए वो विपक्ष में है और अगले 20-25 साल तो कम से कम और विपक्ष में रहेंगे। अशोक यादव जी, ये जो नौटंकी चल रही है चैनल पर बैठ करके भी और संसद में भी, अभी शुरुआत में ही इतनी नौटंकी शुरू हो गई, ये ड्रामेबाजी, अगर इसको ड्रामा का नाम दे दें और क्या नाम देना चाहिए आप ही बता दो। संसद में बैठ करके आंख मारना, पन्ने फाड़ना, डांस करके दिखाना, टेबल पर चढ़ जाना, कुत्ता लेकर आ जाना, ये इसको क्या कहेंगे? इसके लिए कोई और शब्द बनाओ तो आप मुझे बता ही दो। रीमा जी, चूंकि मोदी जी ने आज ड्रामा शब्द का इस्तेमाल किया, हाँ, और इस ड्रामे का इतिहास अगर आप देखेंगे तो ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में इसका इतिहास मिलता है ड्रामे का। पहले ड्रामेबाज कवि थे थेस्पिस, और इंडिया में अगर देखेंगी तो महाकवि कालिदास ईसा पूर्व 2री शताब्दी में इन्होंने जो ड्रामे की किताब लिखी थी इसका नाम था मालविका अग्निमित्रम। अच्छा, उसके बाद 21वीं सदी के शुरुआत में 2014 में आप कह लीजिए तो कालिदास के बाद एक बवाली दास जो सदी के महानतम ड्रामेबाज, उनका मतलब उदय होता है। और उसी के बाद मैं अपनी लाइन शुरू करता हूं। 29 मई 2014, आपको याद होगा जब माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे और संसद के मुख्य द्वार पर दंडवत लेट गए थे। लोगों को लगा कि ये तो लोकतंत्र का अब तक का इतिहास का सबसे बड़ा रक्षक आ गया, लेकिन धीरे धीरे ये लगा कि ये तो लोकतंत्र के रक्षक नहीं बल्कि लोकतंत्र के सबसे बड़े भक्षक के रूप में इस देश के ऊपर एक सरकार पैदा हो गई। ये किसको लगा? देश और दुनिया को लगा। देश और दुनिया को? देश कैसे? सबको लगा। कैसे लगा? आप देखिए, बता रहा हूं। आज इस देश में जो संवैधानिक अधिकार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिया था, वो संवैधानिक अधिकार था वोट की ताकत। और इसी वोट की ताकत को जो खास तौर से पिछड़े, दलित, वंचित, शोषित, जिनके वोट की ताकत से उनका आरक्षण बचता था, उनकी नौकरियां बचती थी, उनका वजूद बचता था, उनके वो सरकारें बदल देते थे, इसी वोट की ताकत को छीनने का प्रयास किया जा रहा है। कैसे छीन लिया? वोट की ताकत। अभी तो बिहार का चुनाव खत्म हुआ है वोट की ताकत से, अभी तो वहां पर सरकार चुनी गई है वोट की ताकत से। किसने छीन लिया अधिकार भाई? कौन था जिसने हाथ पकड़ा था कि वोट नहीं देने जाना है? किस किस का हाथ पकड़ा गया? ये आप स्क्रिप्ट तो अच्छी लिखकर लाए हैं, लेकिन इसमें कंटेंट होता तो और अच्छी होती है। नहीं, मैं कंटेंट भी बता रहा हूं। देश का चुनाव आयोग और इस देश की सरकार, ये जो बिहार में इतने वोट पड़े हैं, ये कैसे पड़े हैं? किसके थे ये वोट? देखिए, जो बिहार की बात, क्या जनता ने वोट नहीं दिए थे? कौन देने गया था वोट? रीमा जी, बिहार में कितने वोट कटे थे? अरे कटने का वोट कटे थे? कटने पर बात हो चुकी है, चुनाव आयोग बता चुका है। पहले जिनके वोट पड़े उनकी तो बात करिए।
जो कटे थे उनकी बात क्यों नहीं? अच्छा, मतलब सरकार बन गई, इतने वोट पड़ गए, राधिका जी को फ्रेम में ले लीजिए जरा, वो कोई आपके लिए मुद्दा ही नहीं है। रीमा जी दूसरा मुद्दा आप ये बताइए, जब आज 30 तारीख को भी परसों 30 तारीख थी, सर्वेश सिंह नाम का बीएलओ जिसने वीडियो डाला, अब आपने मुद्दा चेंज किया है, अब आपने मुद्दा चेंज किया है। अभी तो आप कह रहे थे कि वोट ही काट दिए गए, वोट पड़े ही नहीं, वोट की ताकत खत्म हो गई है, अब आप बीएलओ पढ़े हैं। बीएलओ एक अलग मुद्दा है, उसी से रिलेटेड मुद्दा है, रिलेटेड है लेकिन अलग है। अभी पहले आप बताओ, बिहार में वोट पड़े या नहीं पड़े? बिहार में वोट पड़े ना, बिहार में वोट पड़े, तो ताकत कैसे काट दी गई वोट की? लेकिन कितने वोट कटे और किसके वोट कटे, ये भी तो डिबेटेबल इशू है कि नहीं है? अगर लोग वोट कटे, किसके वोट कटे? क्या घुसपैठिए थे? वो कौन लोग थे जिनके वोट काटे गए? और महेश दास जी, पहले आप ये बताइए कि ये जो बिहार में सरकार बनी है, एक मिनट, हाँ महेश दास जी, क्योंकि आप जेडीयू के प्रवक्ता हैं, इसलिए मेरे ख्याल से बिहार से आप आते हैं, जरा मुझे बता दीजिए, ये जो वोट की ताकत खत्म कर दी गई लोकतंत्र में, ये आज सुबह से मैं 10वीं बार सुन रही हूं ये बात, क्या खत्म हो गई है वोट की ताकत? देखिए रीमा जी, सबसे बड़ी बात यह है ना, इस संविधान और संवैधानिक संस्थाओं की ये लोग बात करते हैं, संवैधानिक संस्थाओं को नहीं मानते हैं, ना संविधान को मानते हैं। इसलिए नहीं मानते हैं कि आप बताइए ना, यही लोग कहते हैं ना, वोट देने का अधिकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया था संविधान के माध्यम से। उसी संवैधानिक संस्था के द्वारा इलेक्शन कमीशन ने एसआईआर की प्रक्रिया शुरुआत की। क्या उनका वोट नहीं कटना चाहिए? जिनका मृत्यु हो गया है, जिनका 2 जगह नाम है, उनका वोट नहीं कटना चाहिए क्या? बिहार में तो ये भी होता था कि जब आरजेडी और कांग्रेस की सरकार होती थी तो बूथ लूट लिया जाता था। ये बंद हो गया है, तो इन लोगों को अब लगता है कि वोट देने का अधिकार मिल रहा है। वोट लूटने का इन लोगों का अधिकार अगर बंद हो गया है तो ये कहते हैं कि वोट देने का अधिकार छीना जा रहा है। अरे भाई, आपके अखिलेश यादव जी तो ये भी कहे हैं, जो बिहार के जनता ने जनादेश दिया है एनडीए के पक्ष में, जिस तरीके से राष्ट्रीय जनता दल के लोग गाना निकाले हैं, मैंने तो कल ही सुन रहा था, अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि नहीं, ये उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका मतलब समझ जाइए, ये लोग हारे हैं अपने वजह से। इन लोगों की आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, ये ड्रामा करने में बड़ी माहिर है। इनको डिलीवरी, डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट से कोई मतलब नहीं, इनको बस हल्ला करना है। ठीक है, क्विक रिएक्शन अशोक यादव जी जल्दी से। सत्ता में जब ये आएंगे, रीमा जी, ठीक है, के लिए डेवलपमेंट रीमा जी तो करेंगे नहीं। आपको सीन याद है? कौन सा? ये वाला। वो सीन नहीं था, वो भावना थी। सीन याद है? सीन बोलेंगे आप? सीन याद है? वो सीन बोलते हो आप उसको? जानती हो क्या था? वही डेमोक्रेसी का माहौल था, वही डेमोक्रेसी का माहौल उड़ाया जा रहा था। और ये इस तरह करके क्या दिखाया जाता, ओ हमने 10,000 रुपए बांट के चुनाव जीत गए, हमने नाम कटवा के चुनाव जीत गए। अरे भैया, डेमोक्रेसी नाम की चीज इस देश में है। आप जब अमेरिका जाते हैं, व्हाइट हाउस जाते हैं, क्या कहते हैं? जब वॉल स्ट्रीट जर्नल की पत्रकार पूछी आपसे, सबरीना सिद्दीकी ने, आपने बड़ा लंबा चौड़ा भाषण दिया। क्या कहा? डेमोक्रेसी रन्स इन अवर ब्लड, हम डेमोक्रेसी जीते हैं। अरे भैया, डेमोक्रेसी रन्स इन अवर ब्लड, और 10,000 रुपए में डेमोक्रेसी आपने खरीद लिया। एसआईआर के माध्यम से आपने डेमोक्रेसी को नेस्तनाबूद कर दिया, और ऐसे आप गमछा हिला रहे हैं, ओ मैंने डेमोक्रेसी को माखौल उड़ा दिया। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? दिस इज डेमोक्रेसी? इज दिस डेमोक्रेसी? ये डेमोक्रेसी का माखौल उड़ाया जा रहा था, और देश के सर्वोच्च नेता के द्वारा यही हमारा विपक्ष के नाते कहने का बात है कि जिस तरह डेमोक्रेसी को बर्बाद किया जा रहा है, इससे मतलब बुरा दौर कभी नहीं आया था लोकतंत्र के लिए। आप देखिए रीमा जी, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं इस देश में, उन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन की क्या स्थिति कर दिया गया। देखिए, इम्यूनिटी थी सुप्रीम कोर्ट को, इम्यूनिटी थी ईसीआई को, जो इम्यूनाइज संस्थाएं हैं, इम्यूनाइज संस्थाओं का क्या हाल किया इन्होंने, जो बिना इम्यूनाइज संस्थाएं थी। राधिका खेड़ा जी, जहां तक मुझे जानकारी है, एक सेकंड, राधिका खेड़ा जी, जहां तक मुझे जानकारी है, गमछा और छठी मैया, ये दोनों ही बिहार की एक तरीके से भावनाओं से जुड़ा हुआ है। और गमछा हिला करके जो प्रधानमंत्री ने एक संदेश दिया और संकेत भी दिया, वो बिहारियों के दिल से जुड़ी हुई बात थी। वो अकेले प्रधानमंत्री गमछा नहीं हिला रहे थे, हर बिहारी के
हाथ में हम देख रहे थे उस दिन गमछा। अब अशोक यादव जी ने उसका भी मखौल बना दिया, वो भी एक ड्रामेबाजी का हिस्सा आ गया। क्या आपने बोला शब्द? नौटंकी। हाँ अशोक जी, ड्रामेबाजी ड्रामेबाजी। हाँ, वो लोकतंत्र को माखौल उड़ाने की ड्रामेबाजी। अच्छा, ओके। हाँ, जिस पार्टी के नेता जब सरकार में होते हैं पुलिस तंत्र को भैंसों ढूंढने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनको हर चीज नौटंकीबाजी ही लगेगी। लेकिन वापस मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पे बार बार एसआईआर की चर्चा हो रही है, तो बिहार से चर्चा करते हैं किशनगंज सीट की। कितने वोट? वन ऑफ द मोस्ट, जिसमें सबसे ज्यादा नाम कटे हैं बिहार में जिस सीट में, उसमें से एक किशनगंज है। और किशनगंज में कौन जीता? इनकी सहयोगी पार्टी राहुल बाबा की कांग्रेस पार्टी। एक और ऐसी सीट है जिसमें सेकंड सबसे ज्यादा नंबर कटे हैं, मैं उस सीट का नाम भूल रही हूं। दो ऐसी सीटें जिसमें मैक्सिमम नाम कटे हैं एसआईआर में, दोनों के दोनों सीटें कौन जीता रीमा जी? कांग्रेस पार्टी। 22 लाख वोट कटते हैं तेलंगाना में, वहां पे किसकी सरकार बनती है? कांग्रेस पार्टी की। कर्नाटक में वोट चोरी को लेके एक सीट का इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट रद्द करता है, आई थिंक हाई कोर्ट ने रद्द किया था, वहां पे कौन जीता था? कांग्रेस पार्टी। ये जहां जहां चोरी होती है वोटों की, या जहां जहां कुछ गड़बड़ियां निकलती है, वहां वहां कांग्रेस ही क्यों जीतती है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा। जितना ज्यादा ये लोग हल्ला मचा रहे हैं कि जी वोट चोरी हो गई, वोट कट गए, एसआईआर हो गया, एसआईआर हो गया, अरे एसआईआर के बाद भी तो आप ही जीत रहे हैं, तो फिर ठीक है, हम एसआईआर कराना बंद करा देते हैं, इनकी जीत भी खत्म हो जाएगी। मतलब कमाल है, जीत भी आप रहे हैं, चोरी भी आप करो। इतिहास है इनका तो जीतने चोरी करने का। बार बार ये बोल देना कि प्रधानमंत्री जी ऐसे कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी वैसे कर रहे हैं। अरे आप लोग क्या कर रहे हैं? आप लोग टूटियां चुराते हैं, भैंसों को ढूंढते हैं। जब आपकी पत्नी को मस्जिद में साड़ी पहन के जाने के वजह से बदनाम किया जाता है, उनके साथ बदतमीजी करते हैं लोग, तो आपके मुखिया, उनके पति मुंह साध, बिल्कुल चुप्पी साध लेते हैं। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता यहाँ पे आके बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, लेकिन इनका मजाक तो खुद इनके नेता अखिलेश यादव ने उड़ा दिया। अब देखिए ये फोटो है, अखिलेश भाई साहब खुद बीएलओ को अपना फॉर्म दे रहे हैं। पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि ये ऐसा विपक्ष जरूर होना चाहिए जो ये फोटो अपने हाथों से अपना फॉर्म दे। तो एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि फॉर्म अपना खुद दे रहे हैं, दूसरी तरफ जनता कह रही है अरे 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 ये गलत है, हमें ऐसा यार नहीं होना चाहिए। पहले आप तय कर लीजिए, फिर आप फॉर्म क्यों दिए? आपकी एक विधायक भी है, जहां तक मुझे पता है, उसने कह दिया कि मैं अपना फॉर्म नहीं भरूंगी। तो इन्होंने जाके स्वयं बीएलओ को अपना फॉर्म क्यों दिया? जब एसआईआर गलत है तो फॉर्म नहीं देना चाहिए था, बहिष्कार करना चाहिए आपको चुनाव को। और अगर इतनी त्रुटियां मिली है आपको हर जगह, आपके सांसद तो कपिल सिब्बल साहब हैं, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील हैं, राम लल्ला के अस्तित्व पे ही सवाल उठा दिया था उन्होंने। तो एक बार नहीं कई केस उन्होंने राम लल्ला के खिलाफ लड़े, सामने खड़े हो गए थे राम लल्ला के। तो बताइए आप लोग एसआईआर के लेकर कितनी शिकायतें लेकर गए बिहार की? आपके रिश्तेदार की पार्टी है वहां पे आरजेडी, कितनी शिकायतें दर्ज करी आपने? बताइए अशोक जी, दिखा दीजिए आज। रीमा जी, इस देश में ऐसा नहीं कि एसआईआर पहली बार हो रहा है, एसआईआर इसके पहले भी कई बार हुए हैं। हाँ। लेकिन इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ बेलोज नहीं हुए, इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी कभी नहीं हुआ, इस तरह का इंस्टीट्यूशनल मर्डर ऑफ पीडीए वोट्स कभी नहीं हुआ। लेकिन ये सब चीजें पहली बार हो रही। हमारा विरोध एसआईआर से नहीं है, एसआईआर तो बहुत बार हुआ, हम लोग एसआईआर में पार्टिसिपेट भी किए, आगे भी करेंगे, कर भी रहे हैं। जिन्होंने राधिका जी ने फोटो देखा अमर राशिद जी का, हम लोग ने भी एसआईआर फॉर्म भर के सबमिट किए हैं। एसआईआर का विरोध नहीं है मैडम, विरोध है उस प्रोसेस से, उस प्रोसेस का विरोध है जो आपने 30 दिन का आपके सहयोगी दल चुनाव जीत गए, उसका विरोध है आपको। तो आपको इस बात का विरोध है कि कांग्रेस वो 2 सीटें कैसे जीत गई, है ना? हमारा आपको विरोध है कि कैसे 22 लाख वोट कट के तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बन गई। आपको विरोध है कर्नाटक में कैसे वोट चोरी वाली जो सीट कांग्रेस जीती, मुर्दे जिंदा होकर सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखा आपने? मुर्दे को चलते हुए आपने देखा? नहीं देखा होगा। मुर्दे को चलते हुए जाके सुप्रीम कोर्ट में जाते हुए देखा आपने ना? जस्टिस पहुंच गए थे मुर्दे। ये एसआईआर का विरोध था, इस प्रोसेस का विरोध। क्या बोल क्या रहे? आप सुन रहे हैं खुद को? इस डिबेट खत्म होने के बाद रिवाइंड करके सुनिएगा आपने क्या बोला है। खुद अपने आप पे शर्म आएगी बातें बोलने के लिए देश के नेशनल चैनल के ऊपर। अरे सुनिए देखिए बिहार में एक बार रिवाइंड करके सुनना आपने बोला क्या है। रीमा जी शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेंगे कि मैं बोल क्या गया। सुनिए राधिका जी प्लीज लेट मी से आज आप इंग्लिश बहुत बोल रहे हैं अशोक जी, क्या बात है? आज आप इंग्लिश के काफी शब्द बोल रहे हैं। आज बीच में आप वन लाइनर्स इंग्लिश में दे रहे हैं काफी। अरे रीमा जी सुनिए, इन्होंने कहा कि आप क्या बोल रहे हैं, बाद में आप सुनेंगे तो
जोगिंदर यादव जी का नाम जानती होंगी। एसआईआर में लोगों को मृत बता करके उनका नाम काट दिया गया। वो मरे लोग बेचारे जाके सुप्रीम कोर्ट में हाजिर हुए कि मिलाड हमको जिंदा कर दीजिए। इस प्रोसेस का हमारा विरोध भाई। और आप कह रहे हैं कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, हम कोई गलत नहीं बोल रहे हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं हमारी बात। समस्या समझने में आपकी बात बिल्कुल बात यहाँ पर ये है अशोक यादव जी, पॉइंट यहाँ पर ये था जिसको प्रधानमंत्री ने ड्रामेबाजी कही कि हर संसद के सत्र से पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक ये जो हर मुद्दे पर सरकार तैयार रहती है चर्चा के लिए, लेकिन विपक्ष फिर भी हंगामा करता रहता है। इसको प्रधानमंत्री ने ड्रामा कहा, जो आज भी हुआ और मुझे लगता है कल भी होगा। देखिए रीमा जी, सरकार हर चीज को हाँ करती लेकिन करती नहीं है। अगर सरकार तैयार है कि एसआईआर पे हम डिस्कशन करेंगे तो समय डेट सब मुकम्मल करके विपक्ष को बता तो वो तो बीएससी में तय होता है ना, सरकार नहीं तय करती, प्रोसीजर पता है। ठीक है, पीएससी में तय। भाई विपक्ष क्या मांग कर रहा है? विपक्ष यही मांग कर रहा है एसआईआर पे बहस हो जाए। एसआईआर पे बहस सरकार कह रही है होगी, करेंगे, सरकार ने हाँ बोल दिया, करेंगे, लेकिन बताएंगे नहीं कब करेंगे। नहीं है अशोक यादव जी, इसी बात पे तो मैंने अजय वर्मा को टोका था। नहीं, सरकार ने कह दिया है एसआईआर पर चर्चा करेंगे, बीएससी में तय होगा समय, दिन, तारीख, सब कुछ। रीमा जी, मैं अपडेट होके बैठता हूं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं अपडेट होके बैठने की। अच्छी बात लेकिन है। हाँ, लेकिन देखिए मुझे भी पता है कि सरकार ने कहा कि हम एसआईआर पे बहस करेंगे, लेकिन कब करेंगे? विपक्ष यही मांग कर रहा है ना कि कब करेंगे। अरे सर वही तो मैं कह रही हूँ, कब करेंगे? ये बीएससी तय करेगी। तो हम कह रहे हैं पीएससी तय करेगी। पीएससी नहीं, बीएससी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। सॉरी, जो बीएससी आपका बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, ठीक है, लेकिन ये सरकार उससे कब कुछ तो डिसाइड करेगी। टाइम बाउंड कुछ है, 30 दिन में आप एसआईआर का टाइम बाउंड दे रहे हो, उसका डिस्कशन का टाइम बाउंड आप नहीं दे रहे हो कि हम 2 दिन में, 3 दिन में, 1 दिन में फला डेट को करेंगे। इसको बताने में क्या? अच्छा, राहुल लाल जुड़ गए हमारे साथ, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल जी। दिक्कत की बात यही है, ये आंख मारना, ये पेपर फाड़ना, डांस करना, ये तमाम चीजों को आप ड्रामेबाजी मानते हो या नहीं मानते हो? प्रधानमंत्री को जाकर पकड़ लेना, हक कर देना, फिर आकर अपनी सीट पर आंख मारना, ये तमाम चीजों को ड्रामे की श्रेणी में आप रखोगे या नहीं रखोगे? रीमा जी देखिए, हमें आपने चूंकि एक गंभीर मुद्दा उठाया है कि ड्रामाबाजी कर कौन रहा है। उसका संसद का शीतकालीन सत्र प्रारंभ हुआ है। आप सोच के देखिए कि शीतकालीन सत्र की अवधि कितनी है। 19 दिन की मात्र अवधि है रीमा जी। उसमें 15 बैठकें होनी है उसमें, और 14 बड़े कानून, सोचिए वो इतने बड़े कानूनों के बारे में चर्चा होनी है उसमें कि न्यूक्लियर क्षेत्र में जो है कि प्राइवेट सेक्टर का निवेश के मामले के संबंध में हो, दूसरी अन्य बड़ी मामले जिसके ऊपर गंभीरता से चर्चा की जरूरत है, गुटखे के कंपनियों का मामला है। ये कभी संभव है? मैं कह रहा हूं रीमा जी, हम लोग छोड़ दें सब कुछ, संसद बिल्कुल स्मूथली चले, 100% गति से चले, लेकिन क्या उस 100% गति में भी इतने कम समय में कभी इसके ऊपर संवाद संभव है संसद में? हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में रहते हैं। आखिर इसकी क्या जरूरत पड़ी कि आप संसद का शीतकालीन सत्र हो या संसद का ओवरऑल सत्र भी देखें। एक जमाने में 150 के आसपास संसद के सत्र के दिन होते थे, उसको 40, 50, 55 पे आके लाके लटका दिया गया है। तो ये तो सरकार की मंशा हमें नहीं दिखती है कि सरकार चाहती है कि बिना चर्चा के तमाम चीजें जो है कि पारित होती हुई रहेगी। नंबर 1। नंबर 2, जो आपने सवाल पूछा कि भाई नाटक क्या है, अब वो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री से अगर राहुल गांधी गले मिल लेते हैं, इसमें ऐसा कौन सा तूफान वाला चीज है? वो तो ये बताना चाह रहे हैं कि हर किसी का हृदय परिवर्तन करना चाहते हैं। मिलने के बाद अपनी सीट पर जाकर आंख मारना, देखिए वो उसके ऊपर ऐतराज हो सकता है, उसके ऊपर सबों के दृष्टिकोण अलग अलग हो सकते हैं रीमा जी। वो मैं उस तरीके को मैं मानता हूं कि वहां पे हम लोगों के अलग अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं, लेकिन क्या संसद के सत्र को चलाने के लिए खुद भारतीय जनता पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी, वो कितनी गंभीर? आप बताइए, वंदे मातरम, उसके लिए दिन तिथि तय हो गई, लेकिन एसआईआर को लेकर मानसून सत्र भी एसआईआर के कारण से पूरा डिस्टर्ब हुआ रीमा जी, हम लोगों ने देखा। और अब कहा जा रहा है कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करेगी। अच्छी बात है, कमेटी तय करे। वो कमेटी जब वंदे मातरम के ऊपर डिबेट के लिए तय हो सकती है, उसके लिए समय तय हो सकता है, तो फिर एसआईआर के लिए समय क्यों नहीं तय हो सकता है? जी लाल साहब, पहली बात तो गले मिलने और गले पड़ने में अंतर होता है।
विपक्ष के नेता गले पड़ गए थे, मिले नहीं थे। खैर, इस पे मैं और नहीं जाना चाहती, पर मैं एक बहुत महत्वपूर्ण 30 सेकंड का एक क्लिप सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे योगेंद्र यादव की चर्चा हुई थी। तो मुझे लगता है आपके माध्यम से पूरे देश को उसी योगेंद्र यादव जो बार बार एसआईआर वोट चोरी चला रहे थे, उनका ये चुनाव का नतीजा आते ही बयान 30 सेकंड का जरूर सुनना चाहिए। मैं सुनाती हूँ। एनडीए जीता, इससे मुझे हैरानी नहीं। मेरे कई दोस्तों से मेरी मत भिन्नता इस मायने में रही है कि पूरे चुनाव में, हालांकि मैं प्रचार खुद कर रहा था और महागठबंधन के पक्ष में कर रहा था, लेकिन पुरानी आदत है, प्रचार करते वक्त भी थोड़ा आंखों से देख लेता हूँ, थोड़ा इधर उधर साधारण लोगों से बात कर लेता हूँ, सिर्फ चाय के ढाबे पे नहीं, उसके नीचे उतर के भी साधारण लोगों से बात करता हूँ। वो सब देखते हुए मेरी अपनी धारणा थी कि इस चुनाव में पहले दिन से एनडीए को एडवांटेज था और वो पूरे चुनाव में किसी भी स्टेज पर एनडीए पीछे नहीं हुआ था। साफ साफ इनके एडवाइजर जो है राहुल गांधी के, अरे भाई उनका विश्लेषण है राधिका जी, राधिका जी, ये योगेंद्र यादव जी का विश्लेषण है। मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, मैं आपके बीच में नहीं बोली थी, आप लेट आए थे इसलिए आपको चर्चा के बारे में पता नहीं है। मैं आपसे पहले चर्चा के बारे में प्रवक्ता का जवाब दे रही हूं। हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मैं इस तरीके की डिबेट नहीं कर सकती, सॉरी। आप बाद में अपनी बात पे बोलिएगा, मैं अपनी बात पे बोलूंगी, दर्शकों को अच्छे से सुनाई देगा। बहुत लंबा समय, रीमा जी सबको बहुत समय दे रही है, आपको भी बहुत मिलेगा। तो ये वाला क्लिप मैंने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के लिए सुनाया, क्योंकि उनको योगेंद्र यादव जी बहुत याद आ रहे थे। योगेंद्र यादव जो राहुल गांधी के करीबी है, उनको एडवाइस करते हैं, उनकी यात्रा को उन्होंने मैनेज भी किया। साफ साफ कह दिया जी, ग्राउंड पे तो एनडीए था, वहां पे तो एसआईआर मुद्दा ही नहीं था। अपने मुंह से, अपनी जुबान से चुनाव के नतीजों पर हर डेट पे मान लिया। तो आप ये जो कह रहे हैं नाम कट गया, नहीं कट गया, तो एसआईआर तो मुद्दा था ही नहीं। पर दिख नहीं रहे मुझे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन ये आप दे दीजिए उनके। राहुल लाल जी, जो बात यहाँ पर, एक सेकंड, जो बात यहाँ पर राधिका खेड़ा कह रही हैं और उन्होंने योगेंद्र यादव की बाइट सुनाई, वही बात तो दिग्विजय सिंह आपके नेता कह रहे हैं। चलिए योगेंद्र यादव हटा दीजिए, उनसे आपका मतलब नहीं है, लेकिन दिग्विजय सिंह से तो है अभी तक मतलब। आज उन्होंने भी यही बात कही, मैं कोट करती हूँ, योगेंद्र यादव तो यात्रा राहुल गांधी की चलाई, उसके मेन एजेंट चलाने वाले नहीं। अभी उन्होंने कहा ना कि अभी उन्होंने अपना नाटक खत्म कर लिया। अभी राहुल लाल ने कह दिया कि योगेंद्र यादव से हमारा कुछ नहीं, लेकिन दिग्विजय सिंह ने कहा हमारे कार्यकर्ता और नेता फिजिकल एफर्ट यानी फील्ड पर एफर्ट नहीं कर पा रहे, इसका उनको अब आगे से ध्यान रखना चाहिए। अब इसमें एसआईआर और वोट चोरी कहां से आ गई, जब आपके कार्यकर्ता निकल ही नहीं रहे। राहुल गांधी चले जाते हैं, अंतिम दिन जो सबसे क्रूशियल दिन होता है कैंपेन का, उस दिन वो होते ही नहीं है बिहार में, उनकी कोई रैली सभा कुछ नहीं लगाई जाती। इसी से उनकी पॉपुलैरिटी आप सोच लो बिहार में क्या थी। अंतिम दिन अपने जो हीरे होते हैं ना नेता, जिनको सुनना चाहते हैं सब लोग, उनको लगाया जाता है। राहुल गांधी को अंतिम दिन ही नहीं लगाया गया, मतलब बिहार में। अब सोचो आप। रीमा जी, हाँ। देखिए, सबसे पहला चीज तो जब किसी को लग रहा है तो उसने काफी शानदार प्रदर्शन दे दिया है। अंतिम दिन तो वो लोग जगते हैं जिनकी बिल्कुल कोई तैयारियां नहीं होती हैं। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जो सालों भर मेहनत करते हैं। तो वहां पे महागठबंधन की स्थिति काफी मजबूत थी, नंबर 1। नंबर 2 कि अब यहाँ पे जो भी तमाम तथ्य रखे गए, अभी मैं अभी भी राधिका जी का मैं जवाब देना चाहूंगा जो उन्होंने तथ्य रखे। देखिए, ये बहुत आसान है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है रीमा जी। हम लोग अगर देखें, पिछले बार सत्तारूढ़ पार्टी और विपक्ष के बीच में केवल 12,000 वोटों का अंतर था। अब वहां पे इतने बड़े पैमाने पर अगर वोट कटेंगे वहां पर, वो सारा विवाद चल ही रहा था, तो वो उस स्थिति में तो नुकसान होना ही था। तो बड़े पैमाने मतलब कितना बड़ा पैमाना? रीमा जी, नहीं, आप सोच रहे कि लाखों की संख्या में वोट कट गए वहां पे। आपको नहीं पता क्या? जीवित लोगों को जो है कि वहां पर मृत घोषित कर दिया गया। वहां पे कांग्रेस जीती है, सबसे ज्यादा वोट जहां कटे वहां कांग्रेस जीती है। पढ़ के आइए थोड़ा, पता नहीं आज कांग्रेस के आता हूँ, बिल्कुल तैयारी करके आता हूँ राधिका जी, राधिका जी तैयारी के साथ आता हूँ। निकालिए, सबसे ज्यादा वोट कटी है किशनगंज में, फिर कांग्रेस वही जीती है। एक और सीट है जो नंबर 2 है, उसका नाम भूल रही हूँ। राधिका जी, बहुत सारे जगह पे बिल्कुल कांटे के टक्कर की मुकाबला की स्थिति थी। अब उन जगहों पर स्थिति होगी। अबे केवल किशनगंज में चुनाव हो रहा था क्या राधिका जी? और मामला केवल बिहार का नहीं है, मामला हरियाणा का भी देखिए, राहुल गांधी ने प्रमाणित किया, हरियाणा के भी मामले आए, तो कर्नाटक के भी मामले आए, तो हर तरफ के मामले सामने मारे। कर्नाटक के वोट चोरी के मामले में तो गिरफ्तारी भी हो चुकी है राधिका जी। रीमा जी, जिस पार्टी का नेता प्रचार करने की जगह दिल्ली के बुखारा रेस्टोरेंट और रॉयल चाइना में
उस समय चुनाव के समय डिनर करना ज्यादा पसंद करता है, राधिका जी, उसके जो भी, देखिए, तो उस पार्टी का यही हाल होना है। आप ज्यादा राहुल गांधी सवाल के ऊपर खाने जितना भी में, हमला कर लें, खाना आप कम देखो खाते सबसे हैं। जब लोकप्रिय चुनाव होता है किसी ना, है, किसी तो नेता घर को से राहुल खाना गांधी नहीं के लिए उतरता है लाल लोकप्रिय है। साहब। कभी चुनाव लड़के देखिएगा, पता चलेगा। छोड़ दीजिए ना, हम लोग तो खाना नहीं पत्रकार उतरता के है रूप ना, में बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव का, देख ही रहे आसपास के लगातार लोगों का। लगातार चुनाव पर चर्चा रहा होता आपसे। राहुल जी, आप अगर बताइए, आपने हरियाणा बिहार के का रिजल्ट चुनाव किसी को सही में देखते देखा होता और कवर किया होता और आप अपनी सच में पार्टी आपने के देखा धर्म होता से हारे, जनता के जो बीच कर्नाटक जाकर, में तो डिफीट शायद हो इस रहा है। वक्त आप कुछ और बात कर रहे होते, लेकिन आपने रीमा शायद जी, बिहार के चुनाव को नजदीक से रीमा नहीं जी, देखा आपने। चलिए चुनावी हार जीत को छोड़ देते हैं रीमा जी, वो भी छोड़ दीजिए। चलिए चुनावी हार जीत में मैं मान लेता हूँ कि चलिए वो 10 चीजों से प्रभावित होते हैं। बीएलओ जिस तरह से आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो रहे हैं, तमाम जगह से तमाम लोग चुनाव आयोग से डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम आप अवधि बढ़ा दीजिए, आप 2-3 महीने और उसकी अवधि बढ़ा दीजिए। पता है पश्चिम बंगाल में तो चुनाव है रीमा जी, बाकी देश में कौन सा फौरी तौर पर चुनाव है, फिर उस स्थिति में आप जो कि अवधि बढ़ाता है। मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि मतलब क्यों हमें सारी चीजों के बारे में अपडेट नहीं होता है और क्यों हम चैनल पर बैठकर फिर अपना मजाक उड़वाते हैं, अपना मखौल उड़वाते हैं और फिर हम गलत बयानी करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। हमने 2.5 में सोचा था ये। संजीव, हाँ, ये वाला घर पिक करना एक मास्टर स्ट्रोक है। ये घर बजट से ज्यादा है। कौन देगा हमें बढ़िया होम लोन? सचिन। सचिन क्यों देगा होम लोन? सचिन, अरे मैं नहीं, सचिन बैंक ऑफ बड़ौदा देगा तुम्हें बढ़िया होम लोन और बेहतर इंटरेस्ट रेट भी मिलेगा। बैंक ऑफ बड़ौदा से होम लोन लेना भी एक मास्टर स्ट्रोक है। व्यक्तिगत जानकारी के लिए ऑनलाइन अनुरोधों से रहें सावधान। कुछ भी जानकारी देने से पहले जरूर सोचें। कोई भी वैधानिक कंपनी फोन या इंटरनेट पर आपसे निजी जानकारी कभी भी नहीं मांगती, इसलिए ऐसे कॉल या ईमेल आने पर अपनी जानकारी देने से पहले समझदारी दिखाएं और सावधानी बरतें। 25 लाख का हॉस्पिटल बिल है, इतने पैसे कहाँ से आएंगे? पैसों की चिंता आप मत कीजिए पापा। मैम, सर का हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। आप पॉलिसी बाजार पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नव जीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस। अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। चलिए अशोक यादव जी, यही सवाल मेरा आपसे है। अब जो बात राहुल लाल नहीं बता पाए, आप बता दीजिए। अखिलेश यादव, अशोक जी कह रहे हैं कि बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत है जब शादियों का सीजन चल रहा है, ताकि ज्यादा लोग SIR में पार्टिसिपेट ना कर सके, उसी वक्त करवाया जा रहा है सर्वे। ये लॉजिकल बयान था क्या? और फिर वो कह रहे 3 करोड़ लोगों का कट गया नाम। हाँ, शादियों के सीजन को देखते हुए कराया जा रहा है SIR, मतलब ये क्या था ये? रीमा जी देखिए, इस सरकार की मंशा है हाउस होस्ट क्रिएट करना, बिल्कुल एबनॉर्मलिटी क्रिएट करना। अगर नॉर्मल तरीके से SIR होता तो 30 दिन क्यों, 60 दिन, 90 दिन क्यों नहीं? कोई ऐसा तो है कि आफत पड़ी है, BLO कहीं भगा जा रहा है, चुनाव आयोग कहीं भगा जा रहा है, 6 महीने में चुनाव उत्तर प्रदेश का होना, ऐसा तो नहीं था। आप 2 महीना 3 महीना लेते, कम से कम जो BLO जो सुसाइड कर रहे हैं, ये तो दुर्दिन हम लोगों को नहीं देखना पड़ता ना रीमा जी। तो आप इसमें वास्तव में शादियों का मौसम है। अगर कोई भी आदमी, आप चाहे पॉलिटिशियन हो या जनरल आदमी, 2-4 निमंत्रण सबको जा रहा है। अब आप बताइए ऐसे सीजन में आदमी फॉर्म भरेगा BLO या कॉमन मैन, या जाके शादियां अटेंड करेगा, क्या क्या करेगा? ये तो शादियों वाला पीरियड कब खत्म होगा? मतलब कौन सा पीरियड होता है जब शादी नहीं होती?
चुनाव आयोग जब चुनाव की तारीखें घोषित करता है रीमा जी, हाँ। एक एक चीज उसको कैलेंडर का पता रहता है। अरे मैं तो आपसे पूछ रही हूँ, ये बयान आपकी पार्टी से आया ना, होली कब है, दिवाली अशोक जी, ये बयान आपके नेता ने दिया ना, तो पता होगा ना आपको शादियों का सीजन कौन सा होता है जब देश में शादियां नहीं होती है हमारे भारत में। देखिए ये चीज चूंकि सरकार सनातन की बहुत बड़ी रखवाली बताती है अपने आप को, और धर्म के हिसाब से जो कैलेंडर होता है, पंडित जी लोग बताते हैं, ज्योतिष लोग, सुनिए वो सरकार नहीं बता पा रही है। सरकार को नहीं पता शादियों का सीजन क्या होता है। ये कोई छुपा हुआ चीज है क्या रीमा जी? अच्छा, तो मतलब आप सिर्फ सनातन में जो शादियां हो रही हैं, पॉइंट अखिलेश यादव का सिर्फ हिंदू शादियों का है। मतलब अगर और किसी धर्म की शादियां होंगी वो मुद्दा नहीं है उनके लिए, उनके वोट कट जाए तो कोई बात नहीं। हाँ, सिर्फ उनका इशारा हिंदू वोट बैंक पर है कि जो शादियां सनातन वालों की हो रही हैं उस सीजन को निकलने दें। पॉइंट ये है। मतलब देखिए रीमा जी आप बात घुमाने में बहुत, मैं नहीं घुमा रही, मास्टर माइंड मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे कहने का क्या मतलब था रीमा जी? हाँ नहीं, मैं समझा रहा हूँ आपको, मैं समझा रहा हूँ आपको। देखिए मैंने क्यों कहा कि सनातन की बात करने वाली सरकार को जब धर्म की बात करती है, ज्योतिष की बात करती है, तमाम बातें करती है, तो शादियां भी उसी ज्योतिष के हिसाब से तय होती हैं। हाँ। चाहे किसी की भी शादियां हो। हाँ। तो सरकार को नहीं पता शादियों का सीजन क्या होता है? सरकार को सब पता है, चुनाव आयोग को भी सब बात पता है। समस्या ये है कि SIR बदनीयती से किया जा रहा है। अगर अच्छी नीयत से किया मैं जाता समस्या समझ ही तो नहीं इस पा तरह रही हूँ, का वही तो मैं विरोध- जानना चाह रही हूँ कि क्या शादियों का सीजन खत्म होने के बाद क्या, मतलब क्या कहना चाह रहे हो आप? देखिए सीधा फंडा है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक दिमाग लगाने की जरूरत है कि जो 30 दिन का टाइम बाउंड है इसको बढ़ा के 90 दिन 60 दिन कर दिया जाए। मतलब शादियों से कोई लिंक नहीं है उसका? 2-3 महीना शादी वाला एंगल ऐसे ही दिया गया। तारीख कौन सी थी जब SIR शुरू हुआ था? बस तारीख बताएंगे कौन सी तारीख को शुरू हुआ था? देखिए राधिका कौन सी तारीख को शुरू हुआ था ये तो बताओ। अरे सुनिए अरे तारीख तो बताओ। 4 नवंबर से शुरू हुआ था। 4 नवंबर से 4 नवंबर से तो मैं बता देती हूँ 2, 3, 6, 8, 12, 16, 18, 21, 22, 23, 25 ये तारीखों पे शादियां हो सकती थी, और 4, 5, 6 दिसंबर। अब ये हुए कुछ 15 दिन, तो एक महीना जो डेट थी उसमें हमने 11 दिन इलेक्शन कमीशन ने बढ़ा दिए। तो जो आपको शादियों के मुहूर्त की वजह से दिक्कत आ रही थी वो तो बढ़ गए। तो अब कहाँ तकलीफ है? पूरा महीना फिर मिल गया। मैंने आपको बता दी, शादी हो नहीं सकती थी, सितंबर में होती सकती थी, 4, 5, 6 दिसंबर के बाद फिर नहीं हो सकती। 1, 2, 3 दिसंबर को फिर मुहूर्त नहीं है। लीजिए सनातन सरकार ने बता दिया। अब बताए सनातन सरकार क्या बताएगी? शादी वो उतनी होता वो एक दिन में किस बात की है? राधिका जी आप खुद मानते हैं कि लोगों की अर्थव्यवस्था बहुत कमजोर हो गई है। आगे जा आपको तो खुश होना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ने आपके इस मुद्दे को समझते हुए जितने नहीं समझाना उतने तारीख निकलवा के ये लोग आज लोगों को जब राधिका जी आपको कांग्रेस को आपत्ति हो सकती है ना, बेचारे जो जान दे रहे हैं कम से कम उनकी रख लीजिए। राहुल लाल जी देखिए ये बिना पढ़ के आके ना यही होता है। बिना पढ़ के बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना पढ़ेंगे। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से बात कर रही हूँ, वो आप तो अखिलेश उनको कुछ मानते नहीं, तो बात करने दीजिए मुझे। तो आपने कहा अशोक जी आपने कहा आपका अभी तो देखिए राहुल गांधी। अशोक जी आपने कहा शादी का तारा, शादी के कितने दिन तारे थे मैंने बता दिए, जितने दिन थे उतनी आपको एक्सटेंशन मिल गई। तो अब किस बात की तकलीफ है बताइए? नहीं शादी को आप सब्जी खरीदने टाइप का माने क्या? शादी मतलब सब्जी खरीदना होता है क्या? शादी मतलब सब्जी खरीदना होता है क्या राधिका जी? अब सब्जी खरीदने पे आ गए। पड़ती है, सुनिए मुझसे सवाल करें, मैं जवाब दे रहा हूँ। शादी अगर किसी घर पड़ी है ना तो कितना तैयारी करना पड़ता है, किस लेवल पर तैयारी करना पड़ता है। अगर शादी मुद्दा नहीं है, अगर शादी मुद्दा है, ओके अशोक जी सुनिए, अगर शादी ही मुद्दा है अशोक जी, BLOs ही मुद्दा है, SIR ही मुद्दा है,
तो अखिलेश यादव को अपने कार्यकर्ताओं को ये क्यों बोलना पड़ा कि भैया बिहार की तरह कोई कट्टे वट्टे वाला गाना मत बना देना, वरना वहां की जैसी हालत कहीं यूपी में ना हो जाए? ये क्यों बोला? इसका मतलब वो समझ गए ना कि किस वजह से हार हुई है तेजस्वी यादव की, किस वजह से मुंह की खानी पड़ी है महागठबंधन को। आपके नेता समझ रहे हैं और आप डिफेंड कर रहे हो यहाँ अलग चीजों को। अरे सुनिए, देखिए बड़ा अजीबोगरीब तर्क आप दे रही हैं। कोई भी हमारी पार्टी का, हमारे राष्ट्रीय जब जब मीटिंग होती है हमेशा सबको यही कहते हैं कि इस तरह की भाषा की मर्यादा हमेशा बना के रखना, सबको कहते हैं। वो इस बात में, गाने में भी भाषा की मर्यादा की बात कर रहे हैं, इसमें कौन सी बुरी बात है? अच्छी, ये तो अच्छी बात है ना। उन्होंने कहा फिर बिहार जैसा हश्र ना हो जाए। पूरा बयान सुना आपने? देखिए ऐसा है, एक अडम गोडवी जी की 2 लाइन की रचना है, जो डलहौजी न कर पाया वो ये हुकाम कर देंगे, कमीशन दो तो हिंदुस्तान को नीलाम कर देंगे। ये जो चुनाव आयोग है ना, ये कमीशन बंद हो गई, कमीशनगिरी बंद हो गई अब देश से। अब कमीशन वाली सरकारें नहीं चलती। चुनाव आयोग देश का चुनाव, कमीशन वाली सरकारें खत्म हो गई हैं। अब देश का चुनाव आयोग हुकाम बना हुआ है मैडम, हुकाम बना हुआ है। मोदी सरकार ठेका के लोकतंत्र नीलाम कर रहा है। क्या बात कर रही है आप? लोकतंत्र की नीलामी का ठेका ले लिया भारत का चुनाव आयोग। और जिस दल के साथ अगर इस तरह का चुनाव आयोग उसके साथ अनुसांगिक संगठन आरएसएस की तरह काम करने लगेगा, तो आप बताइए लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? लोकतंत्र की रक्षा महेश दास जी बताइए, लोकतंत्र की रक्षा कौन करेगा? महेश दास जी। देखिए रीमा जी, ये तो राहुल गांधी जी खुद ही बोल चुके हैं कि हमको लोकतंत्र वोकतंत्र से कोई मतलब नहीं है। लोगों की जो चरित्र है ये तो साफ दिखता है। बिहार में तो इनका इंडिया अलायंस खत्म भी हो चुका है। कांग्रेस के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष कहे कि हम अब अकेले चलेंगे, उधर से राष्ट्रीय जनता दल के लोग इन पे आरोप लगा रहे हैं। इन लोगों की जो स्थिति है ना, बिल्कुल टूट फूट वाली स्थिति है। और बिहार में जो बिहार की जनता ने इन लोगों के लिए मैसेज दे दिया, ये पूरे देश में इसी तरीके इन लोगों के साथ होने वाला है। ये कहीं कुछ नहीं बचने वाला है इन लोगों की स्थिति। 95 चुनाव तो राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया और सब में मुंह खानी पड़ी। राहुल गांधी जी बिहार में आकर लोगों को पकड़ पकड़ कर कह रहे थे कि एसआईआर के मुद्दा पे देखिए इनका नाम कट गया। दूसरे दिन वही आदमी आकर कह रहे थे कि हमको भाड़े पे ले गया था, बोला था कि कैमरे पे बोलो तुम। तो ये तो इन लोगों की स्थिति थी। उसके बाद एसआईआर हल्ला करके ठीक है चले गए थे मॉरिस। हाँ, ये भाड़े वाले तो बहुत सारे केसेस आए थे, बाइक भी भाड़े पर ली थी, बाइक चोरी वाला केस, कई सारे केसेस थे। राहुल लाल, आपने बिहार का चुनाव बहुत नजदीक से देखा ना, ये बातें तो आई होंगी आपके सामने भी ना, कि कैसे भाड़े पर लोगों को लाया गया था रैली में, कैसे भाड़े पर बाइक चोरी हो गई थी, फिर वो तमाम चीजें। चलिए ठीक है रीमा जी, मैं तो एक ही चीज कह रहा हूँ, फाइनल राजनीति में, हाँ फाइनल कमेंट में दे रहा हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य भी माने जाते हैं। हाँ। आपने इंटरव्यू भी लिया रीमा जी, हम लोगों ने तमाम उनके इंटरव्यू देखे। हाँ। वो अपना मैक्सिमम लक्ष्य कितना बता रहे थे? 160 पूरे के पूरे एनडीए के लिए। फिर उनको भी अनुमान नहीं लग रहा था कि 260। आप सोच के देख लीजिए, ये एक तरह से ये अनुमान तो खुद राहुल गांधी तो कह रहे थे 243 में से 250 सीटें आ जाएंगी। वो नहीं सुना था आपने? 250 सीटें आएंगी 243 में से, नहीं सॉरी, वो 11 सीटें वो जो अलग से लड़ रहे थे वो भी आएंगी। तो 243 प्लस 11। ओके, आप ये बता दीजिए ना महेश दास जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमान आज GoTo पे हमारे साथ जुड़े, और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुद्दा तो साफ ही है ना, और मुद्दा यही है कि भाई आखिर हंगामा खड़ा करना, ड्रामा खड़ा करना ही अगर मकसद है तो फिर लोकतंत्र की दुहाई देना बंद कीजिए, क्योंकि जनता सब कुछ देख रही है। दो टूक में आज इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। दिन भर की भाग